हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, वीडियो जो है वो एक दिन डिले है। कल थोड़ा तबीयत ख़राब थी मेरी। मैंने कोशिश की थी कि मैं ये आपके लिए ला दूँ और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी लाऊँ, बट नहीं हो पाई यार, हिम्मत तो नहीं हुआ। तो आज जो है मैं सोच रही हूँ कि उसको कंपनसेट कर दूँ और आपका जितना भी सिलेबस है आगे उसको परसेट करते हैं, ठीक है। तो साइंस फैक्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले बता दूँ कि इसमें एक भी एक्स्ट्रा चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे। जो हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स होते हैं, मतलब जैसे एक एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पेपर को सेट करता है और जो वो फैक्ट्स जानना चाहता है आपसे, सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम हाफ फिजिक्स को जो हमारी बची हुई है, केमिस्ट्री को ओवरऑल ख़त्म कर लेंगे। एक दो टॉपिक केमिस्ट्री का बच जाएगा बस। तो इसके साइंस फैक्ट्स की 3 पार्ट आएंगे। ये पार्ट 1 है और आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी फॉर ईपीएफओ स्पेसिफिक प्रीलिम्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी से लेके कि देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है। जो हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी को मेज़र करते हैं तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। सिंपली डिफाइन करते हैं कि एक एयर, जितनी हवा प्रेजेंट है उसके प्रोपोर्शन में कितना उस हवा के अंदर पानी की मौजूदगी है। जैसे कि आप सिंपल सी बात समझिए कि जब आप गर्मी आती है, बारिश का मौसम होता है, तो बारिश जब होती है तो हवा में क्या होता है कि पानी का कंटेंट बढ़ जाता है। तो हमें क्या होता है कि ऐसे उमस होती है, ऐसे लगता है कि यार बहुत चिपचिपापन है। तो उस चिपचिपापन क्या है, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है कि हवा के अंदर पानी कितना है। तो आपको बेसिकली अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन डायरेक्टली आती है तो आपको बताना है दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर रिलेटिव टू द सैचुरेशन अमाउंट द एयर इज, ठीक है। तो अगर जो है वाटर वेपर 10 डिग्री सेल्सियस पे अच्छा खासा पूरा हो जाता है तो वो आपका क्या हो गया, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई कि पूरा पानी से भरा हुआ है। अगर ये देखिए कि 20 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी सी यहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर में और चीज़ें भी हैं, वाटर वेपर भी है, तो 52% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है। और वहीं पे अगर थोड़ा जो एटमॉस्फेयर की गैसेज है वो ज़्यादा और वाटर वेपर्स कम है तो 28% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है। आपको जो याद रखना है, सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन याद करनी है। और दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो याद करना है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो यहाँ पे होता है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर किसके लिए यूज होता है कि टेम्परेचर के बेसिस पे ये देखा जाता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर के अंदर कितनी है। नेक्स्ट आते हैं हम 3 तरीके की चीजें पढ़ेंगे, टर्म्स पढ़ेंगे कि हीट का जो ट्रांसफर है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे होता है। तो 3 कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझने और अच्छे से याद रखने हैं। फर्स्ट आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है बेसिकली कि अगर किसी फ्लूइड से, वो जो फ्लूइड है उसमें लिक्विड को भी हम लेके चलेंगे और गैस को भी लेके चलेंगे, उसके अंदर से किसी मोलिकुलर मोशन से, मतलब जो मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसी लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर, जब उसकी मोशन होती है उस मोलिक्यूल की मोशन की वजह से हीट का ट्रांसफर होता है तो हम उसको कन्वेक्शन कहेंगे। उसके बाद आता है कंडक्शन। कंडक्शन में बेसिकली क्या होता है हीट ट्रांसफ़र जो होगा वो हीट का या फिर इलेक्ट्रिकल करंट का होगा, बट तब होगा जब कोई दो बॉडीज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगी, मतलब वो एक दूसरे के टच में आएगी, तभी एक सब्सटेंस का जो होगा वो दूसरे ट्रांसफ़र में हीट ट्रांसफ़र होगा। और लास्ट आ जाता है यहाँ पे रेडिएशन। रेडिएशन में बेसिकली क्या चीज़ है कि ये एनर्जी एक तरीके से रेडिएट होगी, मतलब ट्रांसमिट होगी रेज की फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में या पार्टिकल्स की फॉर्म में। तो ये तीनों ही डेफिनेशंस आपको याद रखने। और ये देखिए कि इस सिर्फ एक स्लाइड में हमने अपना एक टॉपिक कवर कर लिया, क्योंकि हम सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ेंगे अभी। फिर आता है किरचॉफ्स लॉ। देखिए किरचॉफ्स लॉ का आपको बस एक सिंपल चीज़ समझनी है कि वो है क्या। इसमें कहा गया है कि अगर आप गुड एब्जॉर्बर होंगे तो आप गुड एमिटर भी होंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, वो टॉपिक मैंने एब्जॉर्ब कर लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको वो टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो मैंने जो टॉपिक एब्जॉर्ब किया, जो ज्ञान मैंने लिया, वो ज्ञान अब मैं आपको एमिट कर रही हूँ। तो आई एम इफ़ अ गुड एब्जॉर्बर तो मैं गुड एमिटर भी हो जाऊंगी। तो ये क्या हो गई, मेरी किरचॉफ्स लॉ हो गई, ठीक है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल क्या देखेंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको एक एग्जांपल देके ये पूछ लिया जाए कि ये किसका एग्जांपल है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई एक मेटल की बॉल है, वो शाइन कर रही है, बहुत शाइनिंग मेटल बॉल है, चमचमाती है, और उसके ऊपर एक ब्लैक स्पॉट है। तो ये आपकी बॉल हो गई, उसके ऊपर जो है ये एक काला स्पॉट हो गया, ठीक है। आपने इस बॉल को जो क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो इसका ये जो पूरा सरफेस था ना, ये डल हो गया, पर जो ब्लैक स्पॉट था वो एज इट इज रहा। क्यों रहा, क्योंकि ये जो ब्लैक स्पॉट है, हमें पता है कि ब्लैक जो होता है वो सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो जब हमने इसको हीट किया तो ब्लैक स्पॉट जो था उसने सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, और अब वो उस हीट को एमिट कर रहा है। किस तरीके से, क्योंकि ये बेस्ट एब्जॉर्बर है तो ये बेस्ट एमिटर भी होगा। और ये आपकी किरचॉफ्स लॉ सेटिस्फाई यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए
कोई पर्सन है, कोई एक ऐसी चीज़ है जिसमें से कि हीट का लॉस हो रहा है। अब वो हीट का लॉस जो है वो किस तरीके से पता चलेगा कि वो ज़्यादा है या कम है, तो यहाँ पे बताया गया है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक चीज़ आप समझिए, अगर साइंस में आपके सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ के बढ़ने की वजह से अगर कोई दूसरी चीज़ बढ़ रही है तो वो क्या हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। और अगर किसी चीज़ के बढ़ने की वजह से दूसरी चीज़ घट जाती है तो वो आपकी रिवर्स प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो ये टर्म आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी बॉडी की इसके ऊपर कि वो जो बॉडी है और जिस सराउंडिंग में वो प्रेजेंट है उसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो अगर मैं हूँ और मेरा इन्वायरमेंट जो है, हम दोनों के बीच में जो होगा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उसी तरीके से जो होगा, अगर वो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो मेरी बॉडी से हीट ट्रांसफ़र, हीट लॉस ज़्यादा होगा, और अगर वो टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो मेरी बॉडी से हीट लॉस कम होगा। ये है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आप क्या लेके चलेंगे, कुकिंग यूटेंसिल्स का। जो हम बर्तन बनाते हैं जिनमें खाना, कढ़ाई, कुकर, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये किससे बनी होती है, एल्यूमिनियम से, ब्रास से, स्टील से, क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं इनकी स्पेसिफिक हीट जो होती है वो लो होती है और कंडक्टिविटी हाई होती है। और ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं वो ब्रास, एल्यूमिनियम या फिर स्टील के क्यों बने होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हम डेजर्ट्स में देखते हैं, डेजर्ट्स में क्या होता है कि दिन में, जो रेगिस्तान होता है, दिन में तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है और रात को वहाँ ठंड पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऊपर क्लाउड्स नहीं होते जो कि एब्जॉर्ब कर सके हीट को, जिसकी वजह से ये इतना खासा टेम्परेचर डिफरेंस आपका आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स का, एंड आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद केमिस्ट्री शुरू होगी। तो यहाँ पे बताए गए हैं कि जो आइस के डिफेक्ट्स, आइस के डिफेक्ट्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बायोलॉजी से विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, उसी तरीके से आइस डिफेक्ट के क्वेश्चन आप एक ना एक देखने को मिल ही जाता है आपको। तो सबसे पहले जो हम डिफेक्ट डिस्कस करेंगे वो करेंगे मायोपिया को, जो कि बेसिक जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टडीज करते हैं, तो उनके अंदर ये होता है। तो अगर आप ये देखिए, एक ये आँख है, ये नॉर्मल विजन की आँख है, मतलब इसको कोई चश्मा नहीं चढ़ा हुआ पर्सन को। तो यहाँ पे ये वाली जो लेयर आप येलो कलर की देख रहे हैं, ये क्या है, रेटिना है। अगर कोई इमेज जो है, जो लाइट है, वो डायरेक्टली रेटिना पे जाके हिट करती है, सिर्फ एक रेटिना पे, तो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल विजन होता है, मतलब उस पर्सन को अच्छी तरीके से दिख रहा है और जो फार वे ऑब्जेक्ट होता है वो उसका क्लियर होता है। ठीक है, बट अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि देखिए यहाँ पे रेटिना पे बिल्कुल रे जाके मिल रही थी, बट यहाँ जाके वो रेटिना तक नहीं गई, ये डिफरेंस रह गया ना, ये देखिए इतना सा डिफरेंस रह गया। एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा आपको आई थिंक। तो ये देखिए, ये वाला जो है ये डिफरेंस रह गया रेटिना का, मतलब कि जो रे है वो यहीं पे ख़त्म हो गई। तो ये क्या हो गया, आपका मायोपिया हो गया, मतलब कि जो इमेज है वो रेटिना पे जाके नहीं बनी, रेटिना से पहले ही रुक गई। इसको क्या कहते हैं, नियर साइटेड आई कहते हैं, मतलब कि पास का तो इंसान को दिखाई देता है पर दूर का जो विजन होता है वो ब्लड दिखाई देता है, थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। तो ये आपका मायोपिया का हो जाएगा। तो पहले तो आपको मायोपिया का ये याद रखना है कि उसमें होता क्या है, दूर का ब्लड दिखाई देता है, पास का साफ दिखाई देता है। क्यों होता है, क्योंकि रेटिना के सामने इमेज बनती है, रेटिना पे नहीं बनती है। तो इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, एक माइनस लेंस जो होता है उसको यूज़ करके, मतलब चश्मा जो होता है उसमें माइनस लेंस को यूज़ करेंगे और मायोपिया जो है वो करेक्ट हो जाएगी और अगेन रेटिना के ऊपर आपकी इमेज बननी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, जिसका मतलब कि लॉन्ग साइट, मतलब आपको दूर का तो क्लियरली दिखाई दे रहा है बट आपको पास का क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा होगा मम्मियों को होती है ये दिक्कत ना, कहते हैं कि पास का नहीं दिख रहा बेटा, दूर का तो दिख रहा है। तो वो क्या होगी, आपकी लॉन्ग साइटेडनेस हो गई। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो इमेज होती है वो रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे जाके बन जाती है, जो कि गलत होता है, क्योंकि रेटिना के ऊपर ही जब इमेज बनेगी तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो जो इमेज होगी वो फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना होगी, उसको जो है ठीक किया जाएगा और रेटिना के ऊपर किया जाएगा। किसके थ्रू किया जाता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके थ्रू किया जाता है। मायोपिया जो होता है उसमें कॉनकेव लेंस यूज़ होता है और जो हाइपरमेट्रोपिया उसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ किया जाता है और इससे आई जो है फिर वो पास का भी देख सकती है। नेक्स्ट आता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में बेसिकली क्या होता है कि देखिए, अब अगर आप एक चीज़ को देखते हैं तो फोकस क्या होगा, एक ही होगा ना, बट इसमें क्या होता है, एक डिसऑर्डर हो जाता है कि जो भी इमेज बन रही होती है ना, वो अगर आप एक नॉर्मल आई में देखेंगे तो इमेज बस एक ही बनेगी, बट यहाँ पे क्या होती है कि इमेज जो होती है वो 4 पॉइंट्स पे बन जाती है। तो जब 4 पॉइंट पे देखते हैं तो आई थिंक जिन्होंने कभी ज़िंदगी में ड्रिंक करी होगी शायद उनको पता होगा, आई डोंट नो कि कैसे दिखता है, बट सुना है मैंने कि ऐसा होता है अल्कोहल लेने के बाद कि ब्लर दिखने लग जाता है, मतलब एक चीज़ 4 दिख रही होती है, कुछ ऐसा होता है आई थिंक। तो ऐसा जो होता है
कि एक चीज़ जो होती है वो चार चार दिखाई देख लग जाती है, तो ये होता है एस्टिग्मेटिज्म होता है। तो इसको आप ये देखिए कि एक जो है ये नॉर्मल है, इमेज आपको दिखेगी जो एक नॉर्मल पर्सन होगा, बट जिसको एस्टिग्मेटिज्म होगा उसको जो होगा ये एक नहीं दिखेंगे, ये तीन तीन चीज़ें दिखाई देगी, तो ये आपका एस्टिग्मेटिज्म हो गया। नेक्स्ट आता है आपका प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में बेसिकली क्या होता है कि जो रेज होती हैं वो अगेन रेटिना के पीछे बनती है, फोकल पॉइंट जो होता है वो पीछे जाके बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे जो लेंस होता है वो बुढ़ापे में होता है, ये मतलब कि जब उम्र बढ़ती है तो लेंस जो होता है वो पुराना हो जाता है, वो स्टिफ हो जाता है, मतलब थोड़ा सख्त हो जाता है, और इससे क्या होता है कि जो फोकल पॉइंट होता है वो रेटिना के बिहाइंड जाके बनने लग जाता है, और उसकी वजह से हमको ब्लरी विजन दिखाई देखने लग जाता है, मतलब कि धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट आता है यहाँ पे कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है? ये एक तरीके की बीमारी होती है कि जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, तो मे भी हमारे साथ भी, और हमने देखा भी अपनी फैमिलीज में बुजुर्ग को, तो वो कहते हैं कि मतलब हमें जो दिखता है ना उसके सामने एक सफ़ेद परत दिखाई देती है, मतलब कि धुंधलापन तो अलग चीज़ हो गई, उनको एक बादल बादल से धुंध जैसा दिखाई देता है। तो एक क्लियर लेंस आप ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक कलर का है, बट यहाँ पे अगर कैटरैक्ट के अंदर कोई लेंस होता है तो ये आप एक देख रहे हैं व्हाइट कलर की एक लेयर फॉर्म हो रही है यहाँ पे। तो कैटरैक्ट क्या होता है? ये बेसिकली ओपेसिटी होती है, मतलब एक वाइटिशनेस होती है, जिसमें कि एक नॉर्मल क्लियरली लेंस जो होता है उसकी ओपेसिटी हो जाती है, जो कि एजिंग की वजह से, किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ट्रोमा या फिर हेरिडिटी की वजह से होता है। तो ये आपकी कैटरैक्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ों को, मतलब कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की जो है एक प्रॉपर लिस्ट दे रखी है हमारी बुक्स के अंदर, जिसमें कि ये पूछा गया है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो किस चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एमीटर को। एमीटर जो होता है वो बेसिकली बताता है कि एक जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें जो करंट प्रेजेंट है या फिर जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं एमीटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर के बीच में, तो ये छोटे छोटे टर्म्स याद रखने हैं। तो यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो एमीटर के थ्रू मेजर किया जाता है, वहीं पे गैल्वेनोमीटर जो होता है उसमें ये देखा जाता है कि जो करंट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कितना मजबूत करंट है और वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपका गैल्वेनोमीटर से। आई थिंक 11th-12th में अपने एक्सपेरिमेंट भी हुआ करते थे ना, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको तो याद होगा। तो एमीटर और गैल्वेनोमीटर जो होता है वो इसके लिए यूज़ होगा। फिर आ जाता है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में बेसिकली क्या होता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि ये वाली जो इमेज है ये मैंने बायजूस से लिया है क्योंकि मुझे ये बेटर लगी कि अच्छी तरीके से बता रखा है इसमें। तो ये जो वोल्ट मीटर है ये बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए काम आता है दो पॉइंट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड देखा जा रहा है, गैल्वेनोमीटर के अंदर स्ट्रेंथ देखी जा रही है, और वहीं पे जो वोल्ट मीटर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिकल सर्किट के, उसको मेजर किया जाएगा। तो ये तीनों ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट को जिसका नाम जो है, सॉरी गाइस कोई आ गया था। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो देखते हैं एल्टीमीटर को। तो एल्टीमीटर क्या होता है बेसिकली, देखिए सिविल एविएशन जो सेक्टर होता है, मतलब जो एरोप्लेन्स का सेक्टर होता है, तो वहाँ पे ये देखने के लिए कि जो फ्लाइट है, जो एरोप्लेन है उसका एल्टीट्यूड क्या है, मतलब वो कितनी ऊंचाई पे जा रहा है या फिर जो है वो किस तरीके की वेदर कंडीशंस में अभी ट्रैवल कर रहा है, तो उसके लिए हम एल्टीमीटर को यूज़ करते हैं। तो एल्टीमीटर किसके लिए यूज़ होता है, किसी एरोप्लेन के वेदर को और एल्टीट्यूड को जज करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है बैरोमीटर। बैरोमीटर बहुत सिंपल है और मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछा जाता है। तो बैरोमीटर क्या होता है, वो बेसिकली बताता है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना है और उससे वो वेदर को मेज़र करता है, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करके फोरकास्ट करता है वेदर को, और उसी के साथ जो है वो ये भी बताता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा हो रहा है। तो ये आपका बैरोमीटर हो गया। उसी के बाद आता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर होता है वो एक इंसुलेटेड डिवाइस होता है जिसमें कि ये देखा जाता है कि अमाउंट ऑफ हीट जो है वो किसी बॉडी में या फिर किसी फिजिकल प्रोसेस में कितनी तो एब्जॉर्ब हुई है और कितनी रिलीज हुई है। तो ये आपका कैलोरीमीटर का प्रोसेस हो जाएगा। ये सारे फंक्शंस आपको याद रखने हैं। फिर आता है नॉर्मल कार्डियोग्राम की। अगर हम बात करते हैं तो अगर हम जाते हैं ना कि हमें अगर मान लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर कहते हैं कि ईसीजी करा के लाओ। तो ईसीजी क्या होता है, ये कार्डियोग्राम ही होता है जिसमें कि जो हार्ट अपनी मैकेनिकल एक्टिविटी को कर रहा होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसको वेव्स की फॉर्म में जो दिखाते हैं ना वो टीवी में कि ऐसे 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 जा रही है फिर ऐसे हो गई, तो ये क्या हो गया आपका एक तरीके का ईसीजी होता है। तो यहाँ पे वेव्स के थ्रू जो है पता चलता है कि किस तरीके से हार्ट की मैकेनिकल एक्टिविटीज हो रही है। नेक्स्ट आता है डायनामो। डायनामो जो था वो
दुनिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिकल जनरेटर था, जो कि बेसिकली क्या करता था कि मैकेनिकल जो पावर हुआ करती थी, मैकेनिकल एनर्जी तो थी, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता था। तो ये आपका डायनामो हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आता है डायनामोमीटर। तो डायनामोमीटर जो होता है वो बेसिकली फोर्स को या फिर मोमेंटम ऑफ फोर्स हो गया या पावर जो होती है उसको मेज़र करने के काम आता है। मान लीजिए कि अगर कोई इंजन है उसने पावर को प्रोड्यूस किया या फिर कोई मोटर उसने पावर को प्रोड्यूस कर लिया, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, उसकी जो टॉर्क होगी, उसकी जो मोमेंटम ऑफ फोर्स होगी, उसको मेजर किया जाएगा और किसके थ्रू किया जाएगा, डायनोमीटर के थ्रू किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर जो होता है वो पहले तो सिंपल सी बात इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेज़र किया जाता है। ये वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और एक हाईली प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक एडवांस है। तो आपको बस ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए इलेक्ट्रोमीटर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है एंडोस्कोप। देखिए अगर मान लीजिए कि कुछ दिन से हमारे पेट में या फिर हमारे इंटेस्टाइन्स में कोई प्रॉब्लम होती है, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि आप एंडोस्कोपी कराइए। एंडोस्कोपी में क्या होता है कि ये वाला जो पाइप आप देख रहे हैं ना, आपके माउथ से जो है वो आपके पेट के अंदर डाला जाएगा और अंदर देखिए ये इस तरीके के कैमरा लगे होते हैं, अंदर सारी चीज़ देखी जाएगी कि आपकी वॉल जो है उसमें कोई ट्रॉमा तो नहीं है, कोई अल्सर तो नहीं हो रखा है, और फिर आपकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो ये क्या होता है, एंडोस्कोप होता है। तो एंडोस्कोप क्या होता है, बेसिकली एक सिलेंडर और ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब एक बोरस्कोप टाइप का होता है जिसमें कि डीप बॉडी में जाके बॉडी को देखा जाता है कि उसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, और उसको हम एंडोस्कोपी कहते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो एंडोस्कोप होता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोमीटर। तो देखिए हाइड्रो वर्ड आ गया तो सिंपल सी बात है, पानी से रिलेटेड है चीज़। तो अगर आप किसी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी को मेज़र करना चाहते हैं तो आप किसका यूज़ करेंगे, हाइड्रोमीटर का करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका हाइग्रोमीटर, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। तो हाइग्रोमीटर क्या होता है कि एयर के अंदर कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, कितनी उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, उसको देखने के लिए हाइग्रोमीटर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोफोन। तो हाइड्रोफोन क्या होता है, एक तरीके का माइक्रोफोन होता है, मतलब कि बहुत छोटा सा माइक्रोफोन होगा। ये किस लिए यूज़ किया जाता है कि अंडर वाटर की जो भी अंडर वाटर साउंड्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए या उसको सुनने के लिए जो है वो हाइड्रोफोन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कई तरीके की जो वेव्स होती है उनको भी इससे सुना जाता है, और उससे ये भी देखा जाता है कि कितनी वेव्स की एनर्जी होती है। तो बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। तो बस आपको जो याद रखना वो याद रखना है कि साउंड वेव को सुनने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, और उसको हाइड्रोफोन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर देखिए, बैरोमीटर तो हमने देख लिया कि क्या है, बेसिकली कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेज़र करने के लिए काम आता है। बट मैनोमीटर जो होता है वो भी प्रेशर को ही मेज़र करने के लिए काम आता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि ये एक यूट्यूब ऐसी इस तरीके की मैनोमीटर होता है। तो ये एक यूट्यूब मैनोमीटर होता है जिसमें कि स्पेसिफिकली जो प्रेशर होता है दो सोर्सेज ऑफ गैसेस के बीच में, उसको मेजर किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पे प्रेशर किसका, दो सोर्सेज ऑफ गैसेस के बीच में किया जाएगा, तो उसको हम मैनोमीटर से करेंगे। अब नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली याद रखने हैं कि जो सोल्ट है, यहाँ पे ये नहीं रखना, मतलब ये आई डोंट थिंक कि इतना याद करने की ज़रूरत होगी। आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि कॉमन नेम क्या है और उसके यूजेस क्या है। ये डायरेक्टली आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉमन सोल्ट से। तो कॉमन सोल्ट किसके लिए होता है, हम कोई चीज़ सैलेड खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं, तो सीजनिंग के लिए यूज़ हो जाता है। फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए हम नमक का यूज़ करते हैं, असेंशियल होता है लाइफ प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट आता है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा भी हमको पता है डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है। फिर आ जाता है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वो इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो बेकिंग पाउडर्स जो होते हैं, केक को जब हमें बेक करना होता है, कुकीज़ को बेक करना होता है, तो उसमें हम बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं। और उसी के साथ जो है जब हम ग्लास की, मतलब शीशा जो होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या फिर जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जो होते हैं ना कि एक रेड कलर का छोटा सा सिलेंडर्स होता है कंपनीज़ के अंदर या पेट्रोल पंप पे लगा होता है कि आग लग गई तो उसे बुझा दिया जाता है, तो उसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, बेकिंग सोडा किया जाता है। नेक्स्ट आता है नाइटर। नाइटर किस में यूज़ होता है, एक तो फर्टिलाइजर्स के अंदर। और आपको याद होगा कि जब ग्रीन क्रैकर्स की बात करी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये कहा था कि वहाँ पे ये जो नाइटर्स वगैरह है इनके अमाउंट को कम कर देना है। तो यहाँ पे फायर वर्क्स जो होते हैं, मतलब जो पटाखे होते हैं, उनमें इनको यूज़ किया जाता है, और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारे, उनमें यूज़ किया जाता है। फिर आता है चिले सोल्टपीटर। तो चिले सोल्टपीटर जो होता है उसको भी एक फर्टिलाइजर की तरह, और उसी के साथ जो गन पाउडर होता है, आई थिंक पिस्तौल का पाउडर कुछ होता होगा,
उसमें बंदूक में, तो उसके यूज़ करने के लिए होता है। फिर आता है लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन जो होता है वो आपकी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और उसी के साथ जब आप आयरन का प्योरीफिकेशन कर रहे होते हैं ओर में, तो वहाँ पे भी आप लाइमस्टोन को यूज़ करते हैं। फिर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को है हम जो पढ़ेंगे वो हाइड्रेटेड फॉर्म में, मतलब जब वो गीला होता है तब हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ किया जाता है, और उसी के साथ जब हमें सल्फ्यूरिक एसिड का सिंथेसिस करना होता है तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ करते हैं। फिर आता है बोन मिनरल। तो बोन मिनरल जो होता है वो फर्टिलाइज़र और जो मेडिसिन होती हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए आता है। एलम जो होता है वो वाटर की प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होता है, और उसी के साथ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, देखते हैं कि कुछ कपड़े आते हैं, जब वो आते हैं तो वो टाइट होते हैं, और फिर जब हम उसको पानी में भिगो देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, उनके ऊपर एलम लगा होता है, तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काम आता है। नेक्स्ट आता है साल अमोनियक। ये जो होता है सोल्डरिंग के टाइम में, और जो ड्राई सेल्स हम बनाते हैं अपनी केमिकल रिएक्शंस के टाइम पीरियड में, उसके लिए यूज़ होता है। फिर आता है ब्लू विट्रोइल, जो कि एक फंगिसाइड की तरीके से और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉमन एसिड्स हमें मिलते हैं, हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पे यूज़ होता है या कहाँ से ऑब्टेन, तो कार बैटरी से आपको ये मिल जाएगा। पर वहीं पे अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि जो मेन एसिड हमारी बॉडी के अंदर है और खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो वो क्या हो गया, आपका स्टमक का एसिड हो गया, मतलब हमारे पेट के अंदर वो बनता है। नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो एक्सप्लोजिव्स को बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। वहीं पर सिट्रिक एसिड किसके अंदर होता है, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, मतलब जैसे कि आपका ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गए, तो जो भी विटामिन सी के सोर्सेज होते हैं उसमें आपका सिट्रिक एसिड यूज होता है। फिर टार्टरिक एसिड जो होता है वो आपको ग्रेप्स के अंदर देखने को मिलता है। कार्बोनिक एसिड्स की बात करते हैं तो आप देखते हैं ना कि जब आप कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं उनको ओपन करते हैं तो वो एकदम से स्क्वीज करके निकलती है, तो ये क्या होता है, आपका उसके अंदर कार्बन होता है, जो कि आपके लिए डेंजरस होता है, मतलब हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। तो कार्बोनिक एसिड्स होते हैं वो फिजी ड्रिंक्स के अंदर होता है। लैक्टिक एसिड सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन है कि जो मिल्क होता है और मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं, योगर्ट बनाने के लिए काम आता है। डीएनए जो हो गया वो भी एक तरीके का मतलब कि उसके अंदर ही आ जाता है, एसिड की कैटेगरी के अंदर आ जाता है, और ये जेनेटिक कोड को सेटअप करता है। और लास्ट में जो फॉर्मिक एसिड होता है, अगर कोई मधुमक्खी या फिर कोई जो चींटी होती है वो आपको काटती है तो आपको ईचिंग होती है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि उस जो होता है एसिड को इंजेक्ट कर देते हैं, तो आंट और बी के स्टिंग्स के अंदर होता है। फिर बेसिस की बात कर लेते हैं, सोल्ट्स और एसिड की हमने बात कर ली। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो यूज़ होता है पेपर को बनाने के लिए। जो पेपर सोप्स होते हैं ना, छोटे छोटे पाउचेज आते हैं और हम ले जाते हैं, उनको ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं, तो पेपर सोप्स को बनाने के लिए और डिटर्जेंट्स में जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। फिर आ जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अगेन आपका सोप्स को बनाने के लिए और उसके साथ जो बैटरीज होती हैं उनके फॉर्मेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में काम किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो अगेन जो प्लास्टर्स होते हैं, देखते हैं ना प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसके अंदर कैल्शियम होता है, चूना जो होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें यूज़ होता है। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब आप ये देखिए कि आपके बॉडी के अंदर एसिडिटी बनती है तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको एक सिरप पीने को देते हैं, तो कभी आगे देखिएगा ना उस सिरप को देखिएगा, उसके ऊपर लिखा होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मतलब उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये एक एंटी एसिड होता है जो कि आपके पेट के अंदर जब एसिडिटी बनती है तो उसको न्यूट्रलाइज करता है। फिर आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्लींजिंग एजेंट होता है और उसके साथ जो है फर्टिलाइजर्स को भी मैन्युफैक्चर करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। अब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बस ये डिस्कस करने हैं हमको, और फिर हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गई होगी। तो अब तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी। अब देखते हैं मीथेन के बारे में। तो देखिए जो मीथेन होती है वो एक तरीके का, अभी जो हम पढ़ेंगे, हमने सोल्ट, एसिड और बेसिस पढ़ लिया, अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। तो मीथेन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी के अंदर आती है, जो कि प्रिंटर्स के अंदर इंक होती है ना, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए काम आती है। उसी के साथ मिथाइल एल्कोहल हो गया, या फिर जो लाइट और एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, मीथेन को यूज़ करते हैं। बायोगैस याद है ना, वहाँ पे क्या रिलीज होता है, बेसिकली मीथेन ही रिलीज होती है। फिर आ जाता है आपका इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है, देखिए मीथेन जो होता है उसमें एक कार्बन होता है, जबकि जो इथाइलिन हो जाता है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, 2 कार्बन के कंपाउंड्स हो जाते हैं। मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ रहा होगा। तो जो इथाइलिन होता है वो बेसिकली मस्टर्ड गैस को बनाने के लिए यूज़ होता है। पहला तो आपका प्रीलिम्स का पॉइंट ये हो गया। दूसरा आपका प्रीलिम्स का पॉइंट यहाँ पे कि जो कौन सी गैस ऐसी है जिसको वोर गैस के नाम से भी जाना जाता है, तो वो आपकी मस्टर्ड गैस ही हो जाती है, जो इथाइलिन को यूज़ करके किया जाता है। और अगर मान लीजिए कि अगर कोई फल होता है वो लग जाता है, तो क्या होता है कि आजकल वो करने के लिए, मतलब कि वो हो रही है ना, ऑल्ट्रेशन हो रही है, अडल्ट्रेशन हो रही है, तो वहाँ पर क्या होता है कि फ्रूट्स को जल्दी पकाने के लिए उसमें इथाइलिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं
बनते, बल्कि उसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस और आ जाते हैं और हमारी मार्केट में हमें फल खाने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल क्या होता है, ये एक एंटी फ्रीज मिक्सचर होता है जो कि कार के रेडिएटर्स के अंदर डाला जाता है और उसी के साथ जो फ्यूल की फ्रीजिंग होती है स्पेस क्राफ्ट्स के अंदर, वो रोकने के लिए ग्लाइकोल को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन जो होता है वो लाइट को जनरेट करने के लिए और उसी के साथ मेटल्स जो होते हैं उनकी वेल्डिंग करने के लिए जो होता है इसको यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक रबर्स को भी एसिटाइलिन से ही प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट आता है मिथाइल अल्कोहल। तो फ्यूल को पेट्रोल, ये मतलब कि एक फ्यूल होता है, इसको पेट्रोल के साथ मिला के जो वो यूज़ किया जाता है, उसी के साथ जो वर्निशेस होते हैं, पॉलिशेस होती हैं, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। और जो इथेनॉल होता है उसको डीनेचर करने के लिए, मतलब उसका जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको तोड़ने के लिए मिथाइल अल्कोहल को यूज़ किया जाता है। फिर आ जाता है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है सिंपल सा है, ये तो सबको पता होगा कि एज एन एनेस्थेटिक, मतलब कि थोड़ी देर के लिए बेहोश करने के लिए, वो दिखाते हैं ना फिल्मों में कि हैंकी लगा देते हैं, बेहोश हो जाता है, तो वो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है उसके अंदर। तो एनेस्थेटिक की तरीके से ये यूज़ किया जाता है। और उसी के साथ जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, मतलब कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं, या फिर हम कोई भी ऐसी स्पीशी को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं आगे स्टडी के लिए, तो उसको किस में रखा जाता है, क्लोरोफॉर्म के अंदर ही रखा जाता है। ये जो होता है क्या करता है कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉइजनस फोस्जीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है अगर ये सनलाइट में एक्सपोज है। ये भी आपका प्रीलिम्स का पॉइंट है। तो हमेशा जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको कहाँ पे रखना होता है, डार्क कंडीशन के अंदर, मतलब अंधेरे में रखना होता है। फिर आता है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन जो होता है वो एक एक्सप्लोजिव को यूज सिंथेसाइज करने के लिए, दैट इज नाइट्रोग्लिसरीन को बनाने में काम आता है। उसी के साथ जो स्टैम्प इंक होती है, बूट पॉलिशेज होते हैं, ग्लिसरीन के जो है वो बहुत सारे यूजेस है। तो बस आपको मेन यहाँ पे याद रखने जो आपकी बुक्स में बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है वो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है फ्रूट एंड जूसेस के अंदर। इस वजह से कहते हैं ना कि फ्रेश जूसेस पियो, ये प्रिजर्वेटिव जूसेस नहीं पीने चाहिए। उसी के साथ लेदर इंडस्ट्री के अंदर और जो रबड़ होती है उसकी कोगुलेशन के टाइम में फॉर्मिक एसिड को यूज़ किया जाता है। फिर आ जाता है आपका एसिटिक एसिड। विनेगर जो होता है, सिरका जो होता है, हम नॉर्मली फूड्स में कंज्यूम करते हैं, वहीं पे मेडिसिन को बनाने के लिए जो है एसिटिक एसिड को यूज़ किया जाता है। फिर आ जाता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। जो हमारे क्लोथ्स के ऊपर प्रिंट होते हैं अलग अलग तरीके के, उसकी प्रिंटिंग में ऑक्सैलिक एसिड को यूज़ किया जाता है। उसी के साथ फोटोग्राफी में भी क्या होता है, एक तरीके का प्रिंट ही है ना, वो हमारी बस फेस का प्रिंट है वहाँ पे। तो फोटोग्राफी में और उसी के साथ जो होता है कोल टार के सिंथेसिस में भी ऑक्सैलिक एसिड को यूज़ किया जाता है। फिर आ जाता है आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है उससे अल्कोहल का सिंथेसिस किया जाता है और उसी के साथ फ्रूट जूसेस में एज एन प्रिजर्वेटिव भी ग्लूकोज को डाला जाता है। फिर आ जाता है आपका बेंजीन। बेंजीन जो होता है वो एक तरीके का सोलवेंट के तरीके से यूज होता है फॉर ऑयल, फैट और ड्राई क्लीनिंग में यूज किया जाता है। सोडियम बेंजोनेट जो आ जाता है, मतलब बेंजीन को जब आप सोडियम बेंजोनेट में बदल देते हैं तो वो एज एन फूड प्रिजर्वेटिव यूज होता है। फिर आ जाता है टोल्यून। टोल्यून जो होता है वो ड्राई क्लीनिंग के अंदर यूज़ होता है और मेडिसिन के सिंथेसिस के अंदर होता है, जैसे कि क्लोरामाइन जो मेडिसिन होती है वो टोल्यून से बनती है। फिर आता है फिनोल। फिनोल जो होता है वो एक्सप्लोजिव को सिंथेसाइज करने के लिए काम होता है। और लास्ट आज की वीडियो का दैट इज़ इथाइल अल्कोहल जो होता है, उसको ये आई थिंक जो शराब होती है इसके अंदर ये इथाइल अल्कोहल जो होता है वो होता है। तो ये लिकर के तरीके से ड्रिंक किया जाता है और उसी के साथ जो मेडिसिन होती हैं उनको प्रिपेयर करने में, इंसेक्टिसाइड्स और जो पेट्रोल में भी एज एन फ्यूल इसको यूज़ किया जाता है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर एक भी पॉइंट जो था वो एक्स्ट्रा नहीं था। कैसी ये वीडियो लगी मुझे ज़रूर बताइए, तभी हम आगे वीडियो आपके लिए ऐसी लेके आएंगे। और उसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।